नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। आज हम संविधान के अगले हिस्से को समझेंगे, अनुच्छेद 70 से लेकर अनुच्छेद 85 तक। इसमें हम जानेंगे कि राष्ट्रपति के कार्यों में किसी प्रकार की परेशानी आने पर क्या होता है, संसद की संरचना क्या है, उसकी बैठक कैसे होती है और कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं कैसे चलती हैं। अगर आपने हमारे पिछले भाग नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां हमने बताया था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है। आज हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि संसद और शासन की प्रणाली कैसे व्यवस्थित रहती है। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 70 राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कहता है कि अगर किसी आकस्मिक परिस्थिति में राष्ट्रपति अपने कार्य नहीं कर सकता तो संसद कानून बनाकर यह तय कर सकती है कि उसके काम कौन संभालेगा। इससे देश में शासन बाधित नहीं होता। आर्टिकल 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद बताता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उसका समाधान संसद द्वारा तय प्रक्रिया से होगा। इससे चुनाव पारदर्शी और निष्पक्ष बनते हैं। आर्टिकल 72 क्षमादान का अधिकार राष्ट्रपति को विशेष अधिकार देता है कि वह अपराधियों को माफी, दंड में कमी या दंड स्थगन दे सकता है। यह अधिकार न्याय और मानवता दोनों का संतुलन बनाता है। आर्टिकल 73 केंद्र सरकार की कार्यपालिका की सीमा कहता है कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति पूरे भारत तक सीमित है, यानी केंद्र सरकार उसी क्षेत्र में काम कर सकती है जो संविधान में तय है। आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह कहता है कि राष्ट्रपति अपने कार्यों में मदद के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह लेगा, यानी सत्ता सामूहिक रूप से चलती है। आर्टिकल 75 मंत्रियों की नियुक्ति और शपथ में बताया गया है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर बाकी मंत्री नियुक्त होते हैं और सब संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होती है। आर्टिकल 76 महाधिवक्ता अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति के अनुसार राष्ट्रपति महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। ये व्यक्ति सरकार को कानूनी सलाह देता है और संविधान की रक्षा में मदद करता है। आर्टिकल 77 केंद्र सरकार के कामकाज की प्रक्रिया बताता है कि सरकार का काम कैसे चलता है। आदेश, दस्तावेज और प्रशासन किस तरह व्यवस्थित किए जाए ताकि शासन पारदर्शी और प्रभावी हो। आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य कहता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सभी जरूरी जानकारी देंगे और मंत्रिपरिषद की नीतियों की जानकारी साझा करेंगे। इससे शासन में स्पष्टता और जवाबदेही रहती है। आर्टिकल 79 संसद की संरचना बताता है कि भारत की संसद 3 भागों से मिलती है: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। यही लोकतंत्र का मुख्य केंद्र है। आर्टिकल 80 राज्यसभा की संरचना में राज्यसभा की संरचना बताई गई है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व होता है। यह विचार विमर्श और नीति निर्माण का उच्च सदन है। आर्टिकल 81 लोकसभा की संरचना लोकसभा की संरचना बताता है। इसमें सीधे जनता द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं जो लोगों की आवाज संसद तक पहुंचाते हैं। आर्टिकल 82 का जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण कहता है कि हर 10 साल में जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों को पुनः निर्धारित किया जाएगा ताकि प्रतिनिधित्व सही और समान रहे। आर्टिकल 83 संसद का कार्यकाल में बताया गया है कि राज्यसभा का कार्यकाल स्थायी होता है जबकि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे पहले भी भंग किया जा सकता है। आर्टिकल 84 संसद सदस्य बनने की योग्यता बताता है कि संसद का सदस्य बनने के लिए आयु, नागरिकता और अन्य योग्यता की शर्तें पूरी करनी होती है। इससे योग्य और जिम्मेदार नेतृत्व सुनिश्चित होता है। आर्टिकल 85 संसद की बैठक बुलाना, स्थगित करना और भंग करना बताता है कि राष्ट्रपति संसद की बैठक बुला सकता है, उसे स्थगित कर सकता है या लोकसभा को भंग कर नए चुनाव करा सकता है। इससे लोकतंत्र सुचारू चलता है। तो दोस्तों,
आपने आज अनुच्छेद 70 से 85 तक समझा और राष्ट्रपति के कामकाज से लेकर संसद की संरचना, चुनाव प्रक्रिया, जनसंख्या आधारित क्षेत्रों का निर्धारण और संसद की बैठक तक सब कुछ। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि आप संविधान से जुड़ी हर नई जानकारी सबसे पहले पाएं। हमें कमेंट में बताइए कौन सा अनुच्छेद आपको सबसे ज्यादा रोचक लगा और अगली वीडियो में आप किस विषय पर जानकारी चाहते हैं। संविधान को जानिए, अधिकारों को समझिए और जागरूक नागरिक बनिए। जय हिंद।